अच्छा सर, यहाँ पर मेरे दो सवाल है। एक तो सर देखिए, आपने बताया जियो पॉलिटिकल की स्थिति बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालती है, जाहिर सी बात है, और उससे जो अनसर्टेनिटी पैदा होती है, वो घबराहट जो है वो कन्वर्ट हो जाती है गोल्ड में यहाँ पर, और उसमें जो प्राइसेस है वो हाइक होते हुए देखने को मिल सकता है, और बॉन्ड भी जो होता है वही इस तरीके से स्थिति देखने को मिलती है यहाँ पर। लेकिन सर आपसे मेरा ये सवाल ये है कि अब जिस तरीके से प्राइस जो है पिछले कुछ समय से स्टैग्नेंट है यहाँ पर, गोल्ड की बात करें यहाँ पर, तो आपके हिसाब से क्या अभी निवेश का यहाँ पे मौका हो सकता है गोल्ड ईटीएफ में, या फिर गोल्ड म्यूचुअल फंड में, या फिर अभी थोड़ा सा डाउन साइड का रिस्क देखने को मिल रहा है? और साथ ही आपके हिसाब से कौन से फंड, गोल्ड ईटीएफ या गोल्ड म्यूचुअल फंड है जो आपको लगता है इस माहौल में बेहतर विकल्प हो सकते हैं? देखिए हर्ष भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल हम टाइमिंग तो हमें किसी भी एसेट क्लास में नहीं करनी चाहिए, हमें अपना गोल देखना चाहिए क्या है, जी। और हमें अपने पोर्टफोलियो को अपने गोल और अपनी रिस्क एपिटाइट के हिसाब से बनाना चाहिए। अब हम इसको थोड़ा सा अगर सेकंड लेयर में जाते हैं, तो हम जनरली ये बोलते हैं कि आप अगर अपना पोर्टफोलियो बिल्ड कर रहे हैं, मान लीजिए 100 रुपए का पोर्टफोलियो है, उसमें आपका हर एक एसेट क्लास, क्योंकि यदि एक ही एसेट क्लास बेस्ट होती तो सारी दुनिया वही निवेश कर रही होती, पर ऐसा नहीं है। आपका कुछ समय या कुछ साइकिल आता है जब आपका इक्विटीज बहुत अच्छा करती हैं, कुछ समय आता है जब रियल एस्टेट अच्छा करती है, कुछ समय आता है जब गोल्ड अच्छा करता है। तो इतना बात तो तय है कि डाइवर्सिफिकेशन इज द की टू अ गुड पोर्टफोलियो। अब उसमें आप क्या कर सकते हैं, अपने जो आपका रिस्क एपिटाइट हो गया, आपके गोल्स हैं, उसको देखते हुए आप अपने इन एसेट क्लास को डिवाइड कर सकते हैं। अब ये हर्ष भाई कोई थंब रूल नहीं है, लेकिन एक जनरल अगर आप एक व्यू बोलें तो उसमें ऐसा होता है कि अगर 100 रुपये आपके पास है, आप 35-40 रुपये आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर दीजिए, 35-40 रुपये आप इक्विटी मार्केट्स में थ्रू म्यूचुअल फंड या डायरेक्ट शेयर्स के थ्रू जो आप करते हैं वो कर दीजिए, लिक्विड एसेट्स जिनको हम बोलते हैं, उसमें आपके थोड़ा सा फिक्स डिपॉजिट या बॉन्ड जो आप पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं वो भी आ जाएगा। तो 35-40% आपका लिक्विड एसेट्स हो गया। रिमेनिंग जो 20% है उसमें आप 10% जो है अपना कमोडिटीज या गोल्ड सिल्वर का कॉम्बिनेशन में या कोई एक एसेट क्लास में आप कर सकते हैं। रिमेनिंग 10% कोई किसी तरह की स्पेशल सिचुएशन हो गई, कोई टैक्टिकल प्ले हो गया, या आपको इंटरनेशनल मार्केट में निवेश करना है, नैस्डैक फंड्स जैसे होते हैं उसमें कर लीजिए। ये एक जनरल मतलब इस तरीके का अगर बैलेंस बिठाया जाए तो बहुत अच्छा पोर्टफोलियो बनता है। अब हम इसमें गोल्ड का लेते हैं कि जैसे मान लीजिए 10%, अगर किसी का मान लीजिए बहुत ज़्यादा अफिनिटी है गोल्ड की तरफ, तो 10 का वो 15% तक लेके जा सकते हैं, बिकॉज जो रिमेनिंग 20% है, जैसे हमने बोला रियल एस्टेट 35-40 और लिक्विड एसेट 35-40, रिमेनिंग 20 में वो हो सकता है थोड़ा ज़्यादा लेना चाहे तो 10% गोल्ड 5% सिल्वर ले लें। अब हमने ये देखना है कि मेरे पोर्टफोलियो में यदि मैं 10% का एक बॉलपार्क फिगर लेके चलता हूँ और मेरे पोर्टफोलियो में गोल्ड अभी 15-16% हो गया या 17-18% हो गया, और मेरे जो नॉमेनक्लेचर मैंने बनाया था उससे ये बियॉन्ड चला गया है, तो इट इज़ बेटर टू एग्जिट लिटिल बिट, प्रॉफिट बुक करिए और थोड़ा सा कट डाउन कर दीजिए। अगर किसी के पास अंडर इन्वेस्टेड है कि मैंने गोल्ड अभी तक लिया ही नहीं था, तो अब आप टाइमिंग मत करिए, आप गोल्ड अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना शुरू कर दीजिए। एसआईपी रूट से करिए या लमसम से करिए, बट उसको आप 5-10% धीरे धीरे करके आप 10% तक उसको लेके जाइए। तो दोनों के लिए ये हो गया कि अगर ओवर इन्वेस्टेड है तो थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर लीजिए, अगर अंडर इन्वेस्टेड है तो आप अभी गोल्ड में इन्वेस्ट करना शुरू कर दीजिए। उसका टाइमिंग मत करिए, क्योंकि अगले 2 महीने 4 महीने तक तो हम ये नहीं बता पाएंगे, बट अगर आप 25-30 साल का या 40 साल का ट्रेंड देखेंगे तो गोल्ड का अगर मैं ये मान के चलता हूँ कि 11% के आसपास का अगर आपका CAGR मेंटेन है, तो 5 साल के बाद आपका गोल्ड यही 10-11% की CAGR से ग्रो कर चुका होगा।